हेलो एवरीवन, जय मां काली। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत बेसिक एलिमेंट्स की कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती क्या है, वेदों से वैदिक एस्ट्रोलॉजी निकली कैसे है, ज्योतिष शास्त्र निकला कैसे है वेदों से, वेदों के वो कौन से अंग हैं या कौन से वो वेद हैं जिनमें ज्योतिष का जिक्र मिलता है। इसके अलावा हम बात करेंगे, बहुत सारे लोगों को क्योंकि क्वेश्चन रहता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। तो वैदिक और वेस्टर्न में क्या डिफरेंस है, वो कैसे काम करते हैं। इसके अलावा जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है, उसका आधार क्या है, किस चीज़ पर वो काम करता है। और एक बहुत कॉन्ट्रोडिक्टरी एक स्टेटमेंट हमेशा रहता है, कर्मा वर्सेस फ्री विल। तो ये कर्मा और फ्री विल क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी से आप इसको देखोगे, क्या ये मैटर करता है, फ्री विल क्या है, कर्मा क्या है, किस तरीके से ये काम करेगा। अगर फ्री विल है तो कुंडली की क्या ज़रूरत, और अगर कुंडली है तो फ्री विल का क्या मतलब। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी, हमारा जो ज्योतिष है, ज्योतिष ज्ञान है, वो निकला कहाँ से, वो वेदों से निकला है। वेद सबको पता है, वेद किसी पुरुष ने नहीं लिखे, किसी इंसान ने नहीं लिखे, ब्रह्मा जी ने इन वेदों की रचना की है। और ये जो चार वेद हैं जिनका नाम है अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, ये जो चारों वेद हैं, ये वेद भी जब ब्रह्मा जी लिख रहे थे तो उनको ऑटोमेटिक एक ज्ञान की प्राप्ति हो रही थी, उनको मैसेजेस कॉन्स्टेंटली आ रहे थे, उनको जो ज्ञान का जो धारा प्रवाह ज्ञान आ रहा था उसको वो बैठ के लिख रहे थे। तो जो वेदों के रचयिता हैं वो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी ने लिखे हैं। ब्रह्मा जी को भी उस ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जो उन्होंने लिखी। जो ये चार वेद हैं उनको उन्होंने आगे के ऋषि मुनियों को सौंप दिया, बांट दिया। धीरे 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 ये परंपरा फैलती गई। डेफिनेटली हमारे पास जो ओरिजिनल जो वेद है उनका ज्ञान नहीं है, बट उसका बहुत छोटा सा एक अंश आज भी मानव जाति में है, जिसके बेसिस पर हम जो भी चीज़ें बोलते हैं ना कि हमारे वेदों में लिखा हुआ है, वो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि जो मेन नॉलेज है वेदों की वो तो वैसे भी लुप्त हो चुकी है। तो सोचो, अगर बहुत छोटा सा सागर की एक बूंद में, एक कण में इतना ज्ञान है, इतनी शक्ति है, तो पूरे वेद में कितनी शक्ति होगी। तो जो लोग ज्योतिष के ऊपर सवाल उठाते हैं, ज्योतिष है या नहीं, ये गलत है, ये ढोंग है, ये पाखंड है, तो ये जवाब उन लोगों के लिए कि ये जो ज्योतिष है ये इन वेदों में से निकला है। अब किस तरीके से आप देखोगे, जो सबसे पहले आप अगर देखा जाएगा ना, जो वेद है हमारे, उनमें ऋग्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें आपको जो हमारे ग्रह नक्षत्र, उनका जो कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, उनकी जो चाल है, उसका जिक्र बहुत आसानी से आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ सारा कुछ उस वेद में बताया है, ऋग्वेद में बताया। इवन आज के डेट में जो हम प्रेडिक्शंस देते हैं, जो हम बातें करते हैं, जो हम अपनी कर्मा फिलॉसफी पर ध्यान देते हैं, संस्कारों पर ध्यान देते हैं, वो सारी चीज़ें भी ऋग्वेद में लिखी हुई हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की अगर आप बात करते हो तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी अथर्ववेद का ही एक हिस्सा है। अथर्ववेद में जो ज्योतिष का खंड दिया गया है, या ज्योतिष के बारे में जो बताया गया है, या ज्योतिषीय जो ज्ञान दिया गया है, जिसको आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आज की डेट में बोलते हो, वो आपको अथर्ववेद में मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप देखोगे यजुर्वेद, यजुर्वेद में हमारे जो संस्कार हैं, हम संस्कारों की बात करते हैं, हम कर्म कांड की बात करते हैं, जिसको पूर्ण रूप से नकार दिया है। नकारने का रीज़न भी ये कि लोग आजकल उसके नाम पर झूठ बोलते हैं, लूटते हैं, पैसा बनाते हैं, इसके लिए उसको नकार दिया गया है। लेकिन आप देखो कि उसका भी जिक्र, उसका भी वर्णन, उसका भी महत्व आपको यजुर्वेद में बताया कि इन कर्म कांडों का कितना महत्व है, किस तरीके से कर्म कांड करने चाहिए, किस तरीके से संस्कार बिल्ड करने चाहिए। इवन जब गर्भ धारण करती है महिला, उसको किस तरीके की परिस्थितियों में रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब भी आप देखोगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा यजुर्वेद में। तो जो लोग भी इस बात को नकारते हैं कि ज्योतिष गलत है, वो गलत बात है, क्योंकि ज्योतिष यहीं से आया है। अब यहाँ पर ना ज्योतिष के दो हिस्से होते हैं। एक तो गणित ज्योतिष होता है, जहाँ आप कैलकुलेशन करते हो, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, आप सूर्य का जो जिस दिन सूर्य का उदय हुआ है वो समय लेते हो, फिर आप अपनी कैलकुलेशंस करते हो, तो वो एक तो गणित ज्योतिष है। दूसरा है फलित ज्योतिष। फलित ज्योतिष में
आप अगर देखोगे वेदों में बहुत क्लियरली फलित ज्योतिष नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी आप पाओगे वहाँ जो सूत्र लिखे हुए हैं, जहाँ श्लोक लिखे हुए हैं, उन श्लोकों में अगर नक्षत्रों का एक श्लोक है संस्कृत में, क्योंकि सब कुछ संस्कृत में ही लिखा हुआ है, उस श्लोक में बहुत क्लियरली बताया गया है जो भी नक्षत्र है उस नक्षत्र का फल क्या है, किस नक्षत्र में आपको क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा नक्षत्र किस कार्य के लिए बना है, किस नक्षत्र में किस कार्य में आपको सिद्धि की प्राप्ति होगी, किस कार्य में सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी, बहुत क्लियरली लिखा है। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि जो ज्योतिष है उसका कोई आधार नहीं है, वो ढोंग है, वो पाखंड है, वो हमारे इन 4 वेदों में से ही निकला हुआ है। आप पुराणों को पढ़ लो, पुराणों में भी ज्योतिष है। शिव पुराण में आप देखो नक्षत्रों का बताया गया है, किस माह में किस नक्षत्र में आपको कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए, किस मुसीबत से निकलने के लिए या किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। आप नारद पुराण उठा के देख लो, नारद पुराण में मतलब मैथमेटिकल ज्योतिष, जो गणित ज्योतिष है वो भी है, फलित ज्योतिष भी है। मैं ये ज़रूर बताऊंगी कि फलित ज्योतिष बहुत ज़्यादा उसकी व्याख्या नहीं है, फलित ज्योतिष पूर्ण रूप से नहीं बताया गया, लेकिन बीज के रूप में हमारे वेदों में फलित ज्योतिष है। जो मैंने नक्षत्रों का बोला, अगर फलित ज्योतिष नहीं है तो वेदों में तो किस तरीके से उन्होंने बताया गया है, खुल के नहीं बताया, बीज के माध्यम से बताया है। बीज क्या है? बीज एक वो चीज होती है, एक वो पोटेंशियल होता है किसी के, कि उस बीज की ताकत डिसाइड करती है कि वृक्ष में कितनी ताकत आएगी। तो वो जो बीज के रूप में आपको वेदों में ज्योतिष बताया गया है, आपको उसको एक्सपीरियंस करना है, आपको ट्राई करना है, डे टू डे लाइफ में आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है। वो आपके लिए अनुसंधान का, शोध करने का विषय है कि किस तरीके से ये ज्योतिष कब कब कैसे कैसे लगेगा। तो वो फलित ज्योतिष है जो बीज रूप में हमारे जो वेद है उसमें दिया गया है। आपको उसको लेना है, अप्लाई करना है, एक्सपेरिमेंट करने हैं, डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करना है। जब तक किसी ज्योतिषी के पास एक इतना मोटा डायरी ना बन जाए ना, इतना मोटा एक रजिस्टर ना बन जाए जिसमें उसने बहुत सारे चार्ट्स को नोट किया हुआ है और उस पर वो रिसर्च कर रहा है, तब तक वो ज्योतिष नहीं है। फलित ज्योतिष का सिर्फ एक ही सिद्धांत है कि आप जितने ज़्यादा चार्ट पर उसको लगाते हो, किस तरीके से वो काम करता है, दैट इज प्योरली योर थिंकिंग प्रोसेस। आपका ही थिंकिंग प्रोसेस है कि आप किस चीज़ को किस तरीके से देख रहे हो, वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट इन योर वे। तो ये है वैदिक ज्योतिष के बारे में कि वो वेदों से किस तरीके से निकला है, निकला भी है या नहीं निकला है, वेदों से किस तरीके का वो सरोकार रखता है। इसके बाद बात आ जाती है, क्वेश्चन आता है कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और हमारे जो वैदिक ज्योतिष है उसमें क्या डिफरेंस है। वहाँ बहुत लंबी बात करने की ज़रूरत नहीं, एक सिंपल सा सिद्धांत है। जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी होती है, पहली बात तो वहाँ पर विंशोत्तरी दशा या दशा सिस्टम को वो लोग फॉलो नहीं करते हैं, वो लोग फॉलो करते हैं सन की पोजीशन को। सन की पोजीशन के हिसाब से और ट्रांजिट के हिसाब से वो लोग इवेंट्स प्रेडिक्ट करते हैं। whereas in Vedic astrology we are more focused on चंद्रमा, हम मून के ऊपर, हम चंद्र के ऊपर फोकस करते हैं, वो लोग सूर्य के ऊपर फोकस करते हैं। सूर्य के ऊपर हम भी फोकस करते हैं, लेकिन उतना नहीं जितना हम चंद्र के ऊपर करते हैं। देखो, हर सूर्य की भी, सूर्य सोल है, सूर्य आत्मा है, उसका उसकी जो पोजीशन है ना और उसका जो महत्व है वो डिफरेंट है। लेकिन जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, हमारा जो ज्योतिष ज्ञान है, वो निर्धारित है चंद्रमा के ऊपर, क्योंकि चंद्रमा विंशोत्तरी दशा सबसे ज़्यादा क्यों हमारे इसमें प्रचलन में है। आप ये देखोगे कि विंशोत्तरी दशा हम कैसे डिसाइड करते हैं कि किसी भी जातक का जन्म हुआ तो उसको कौन सी दशा मिलेगी। वो चंद्रमा जिस दिन जन्म हुआ है उस दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा उस नक्षत्र के स्वामी की दशा में आपका जन्म होगा। देयर इज अ स्पेसिफिक वे ऑफ कैलकुलेशन, कितनी दशा बची है, कितनी रह गई है, कितनी निकल गई है, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो चंद्रमा है ना वो बहुत मैटर करता है। रीजन क्या है? चंद्रमा के पास ना, हम ऐसा बोलते हैं चंद्रमा इज योर साइकिक एबिलिटी, योर साइकिक पावर, आपका मन है। चंद्रमा के पास वो सारी यादें हैं, रिटेंशन पावर जो होती है ना, चंद्रमा के पास है। चंद्रमा ने वो सारी चीज़ें रिटेन कर रखी हैं आपकी पास्ट लाइफ्स की, जितनी भी आपकी पिछले जीवन है, जितनी भी आपने पिछली जिंदगियां जी हैं, उन सबका चिट्ठा चंद्रमा के पास है। इसीलिए चंद्रमा जिस दिन जिस नक्षत्र के जिस पद में होता है और आपका जन्म हुआ है, वो क्यों आपको मिला है, क्यों? क्योंकि आपने कर्मा उस हिसाब से किए थे, उसके हिसाब से आज आपको ये जीवन मिला है। तो चंद्र जिस नक्षत्र में है
उस नक्षत्र के लॉर्ड की आपको महादशा लग जाएगी और वहीं से आपकी ज़िंदगी के आपके आगे आने वाले वक्त के जो इवेंट्स हैं उनका कैलकुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंस एक और है। सन का तो वो करते हैं, इंडिया में हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है, हम लोग किस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, हम पंचांग पर बहुत ज़्यादा, हमारा जो डिपेंडेंसी है वो पंचांग पर है, नक्षत्रों पर है। पहले ग्रह और जो प्लैनेट्स हैं वो तो बाद में डिसाइड होता था क्योंकि उसमें कैलकुलेशन का टाइम लगता था। आज की डेट में सॉफ्टवेयर्स हैं, पहले सॉफ्टवेयर्स नहीं होते थे तो कैलकुलेशन में टाइम लग जाता था। लेकिन जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ है उसी दिन वो बता देते थे कि ये राजपाट करेगा या पॉलिटिक्स में जाएगा या घर के लिए भारी है, पिता के लिए नुकसान करेगा या ये राजा तुल्य रहेगा। तो ये सब चीज़ें कैसे पता चलती थी? पंचांग से। उस दिन तिथि क्या है, वार क्या है, नक्षत्र क्या है, वो सब देखे, किस योग में बच्चे का जन्म हुआ है, किस कर्ण में जन्म हुआ है, ये सारी चीज़ें देख करके, पंचांग देख करके ही पहले के जो ब्राह्मण थे, पंडित थे, वो बता देते थे। तो हमारी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसका जो बेस है वो पंचांग है। हम लोग पंचांग को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। पंचांग आपको सबको पता है कि पंचांग क्या होता है। तो पंचांग वैदिक एस्ट्रोलॉजी में महत्व रखता है, चंद्र वैदिक एस्ट्रोलॉजी में महत्व रखता है। इसके अलावा हम ये बात करेंगे कि जो बेस है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का वो क्या है। देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो बेस है, आपके हाउसेस, आपकी कुंडली के जो भी 12 घर होते हैं वो, आपकी जो राशियां हैं वो, आपके ग्रह, आपके नक्षत्र। अब आपको एक चीज़ समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो है ब्लैंक चार्ट। लोग बिल्कुल समझते नहीं, लोग सोचते हैं ये बेकार है, ऐसा कोई यूज़ नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर ब्लैंक चार्ट का कोई यूज़ नहीं है तो इसका मतलब लग्न जो आपको मिला है उसका भी कोई यूज़ नहीं है। एक जो बेस मिला है आपको, 12 ही लग्न होते हैं, करोड़ों लोग उन लग्न में पैदा हुए हैं क्योंकि 12 ही लग्न है, करोड़ों की आबादी है, कोई ना कोई किसी न किसी लग्न में पैदा होता है। बट डिफरेंस कहाँ जाता है? तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि ब्लैंक चार्ट जो है वो सब कुछ है, वो कुछ परसेंटेज डिफाइन करता है, वो एक एनर्जी डिफाइन करता है। क्यों? क्योंकि वो ये बताता है कि ये इंसान एक स्पेसिफिक टाइम में पैदा हुआ है, इस टाइम में ये लग्न उदय हो रहा था पूर्व दिशा में और इसका जन्म हुआ है। तो कुछ ट्रेड्स तो आप लेकर के पैदा हुए हो। डेफिनेटली नवांशा पे बहुत डिपेंड करता है, नवांशा में किधर आपका क्या, किधर गई वो राशि आपकी, वो मैटर करता है। नवांशा में कौन उदय हो रहा है वो भी मैटर करता है। साथ में बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि किस हाउस में कौन सी राशि चली गई आपके, उस राशि में कौन सा ग्रह आके बैठ गया, वो ग्रह किस नक्षत्र में पड़ा हुआ है, किस डिग्री का है। डेफिनेटली डिग्री वाइज आप ग्रह नक्षत्र आप ये देख सकते हो वो ग्रह किस नक्षत्र में गया है और किस चरण में गया है। तो आपके लिए एक सबको बेसिक, वो जो 12 लग्न है वो सबको मिल जाते हैं, आपको भी मिलते हैं। आपको एक बेसिक उसकी एनर्जी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं अपने हर स्टूडेंट को समझाती हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली द ब्लैंक चार्ट इज। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये बेसिक एनर्जी के साथ पैदा हुआ है। अब ये एनर्जी के साथ क्या आ गया, वहाँ पे प्लैनेट्स आ गए, कहीं आ गए कहीं नहीं आए तो किसी दूसरे नक्षत्र में आए, किसी के किसी और नक्षत्र में आए, अलग डिग्री पर आए। आपकी ज़िंदगी में एनर्जी प्लस एनर्जी इज इक्वल टू सिनर्जी। तो किस तरीके की सिनर्जीज क्रिएट हो रही हैं आपके लाइफ में, वो इवेंट्स कैसे हो रहे हैं, गोचर आपके जीवन में कैसे फर्क देंगे, वहाँ डिफरेंस आ जाता है। तो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो उस हिसाब से काम करती है। प्लस आपका जन्म कब हुआ है, जिस नक्षत्र में हुआ है, आपको उसकी महादशा अंतरदशा जो मिली है वो बहुत गहराई से, जैसे मैंने बताया, चंद्रमा के पास आपके पिछले सारे जन्मों का के कर्मों का कच्चा चिट्ठा होता है कि आपने क्या किया। जिस नक्षत्र में आपको जन्म मिला है वो नक्षत्र डिफाइन कर देगा कि किस तरीके की एक्टिविटीज़ में आप अपनी प्रीवियस लाइफ टाइम में इन्वॉल्व थे। जो आपको दशाएं मिली हैं, महादशा अंतरदशा, वो किन हाउसेज में पड़े हुए हैं, उन ग्रहों की पोजीशन क्या है, वो ग्रह खुद किस नक्षत्र में जाकर के पड़े हुए हैं, वो सब आपके पास्ट लाइफ के बारे में बता देगा। जो लोग बोलते हैं पास्ट लाइफ कुछ नहीं होती है, पास्ट लाइफ ही सब कुछ होती है। क्योंकि आपको जो जन्म मिला है इस जीवन में, आपने कुछ भी, आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। जब हम आगे वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे व्हाट इज फ्री विल एंड कर्मा, आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। सब कुछ जो है वो आपके प्रारब्ध, आपके कर्मों के हिसाब से, जो आपने पहले पिछले जन्मों में जो कर्म किए हैं उसके हिसाब से ये जो प्रारब्ध आपका डिसाइड हुआ है और आपको मिला है। तो डेफिनेटली पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी ही है
यही तो है पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी, जो हम बोलते हैं ना हमारा भविष्य बताओ, हमारा भविष्य हमने कैसे बनाया। योर पास्ट एक्शंस हैज डिसाइडेड योर प्रेजेंट एंड योर प्रेजेंट एक्शन विल डिसाइड योर फ्यूचर। तो आपने जो पास्ट में एक्शंस लिए थे उसकी वजह से आपको ये वूम मिला, ये घर मिला, ये माँ बाप मिले, ये ग्रह नक्षत्रों की चाल मिली, आपके ऊपर ऐसा असर डालेंगे। ग्रह नक्षत्र है क्या, जो पृथ्वी पर आप लोग रहते हैं, आसमान में ग्रह नक्षत्र हैं, वो उनकी जो चाल है हमारी बॉडी पर, हमारे ऊपर, हमारी लाइफ में वो क्या इम्पैक्ट डाल रही है, वो हमने हमारे प्रीवियस लाइफ के कर्मों से डिसाइड किया है ना। उसकी वजह से हमको इस स्पेसिफिक टाइम में मिला। एक ही माँ से दो बच्चे पैदा होते हैं, सेम एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं, सेम एनवायरनमेंट में स्कूल भी जाते हैं क्योंकि सेम स्कूल है, सब कुछ सेम है, ट्विंस हैं, क्लास भी एक है, फिर भी दोनों की डेस्टिनी अलग है। वाई? अगर पास्ट लाइफ नहीं होती है तो क्यों ऐसा हो जाता है? फिर तो एग्जैक्टली सेम टू सेम होना चाहिए सबका, तो ऐसा नहीं होता। तो ये हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बेस है। अब हम बात करते हैं कर्मा वर्सेस फ्री विल। अगर हमारी फ्री विल है, क्वेश्चन आता है, तो ये कुंडली का क्या मतलब है? और अगर एवरीथिंग इज ऑलरेडी डेस्टिनाइंड, सब कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो फिर हमारी फ्री विल का क्या मतलब है? ये बहुत कॉन्ट्रोडिक्टरी क्वेश्चन है, और ये होना भी चाहिए क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर बहुत ना एक हेयर लाइन, थिन लाइन डिफरेंस है, जो समझ में अगर आ गया तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ कर्मा, व्हाट इज़ फ्री विल। अब देखो, यहाँ हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे कि व्हाट एग्जैक्टली द कर्मा, किस तरीके के कर्मा होते हैं, क्या होते हैं, लेकिन एक चीज़ आप समझ गए ना, हर एक चीज़ तो डेस्टिनाइंड है। किसी इंसान का एक्सीडेंट होने वाला है, उसकी ट्रेन छूट गई, उसकी फ्लाइट छूट गई, उसकी वो उस दिन उसको उसने ऑफ ले लिया, नहीं मन कर रहा है जाने का, छोड़ो, और जैसे जाते हैं वो एक्सीडेंट हो गया उस दिन वहाँ पर, ठीक है, उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। मुंबई में बहुत सारे लोग लोकल से जाते हैं, लोकल्स का एक्सीडेंट हो जाता है कितनी बार, लोग फ्लाइट से जाते हैं, फ्लाइट क्रैश हो जाती है, लेकिन उस इंसान की छूट गई। तो क्या ये उसकी फ्री विल थी या कर्मा था? डेफिनेटली ये उसका कर्मा था, पास्ट लाइफ का, तो उसको बचना था, दैट्स द रीज़न वो छूट गई किसी भी रीज़न से, चाहे वो उसको आलस आ गया, वो लेट हो गया, वो पहुंच नहीं पाया, तो ये चीज़ डिसाइडेड थी। फ्री विल और कर्मा में अंतर क्या होता है? जो फ्री विल होती है ना, वो आपको ईश्वर ने इसीलिए दी होती है कि आप उस फ्री विल का इस्तेमाल करके आगे आने वाले जो आगामी कर्म होते हैं, या जो हमारे क्रियामन कर्म हैं जिनको हम बोलते हैं, जो हम डेली करते हैं, उन कर्मास को आप रेक्टिफाई कर सको, उनके बेसिस पर आपके जो संचित कर्मा का अकाउंट है वो स्ट्रॉन्ग कर पाओ। दैट्स द रीज़न यू हैव गॉट अ फ्री विल। फ्री विल मेरी मेरी समझ से सिर्फ एक ही जगह हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास आना, वहाँ से सॉल्यूशन मिलना लिखा है, तो आपको वो मिलेगा ही मिलेगा। क्यों वक्त से पहले नहीं मिला आपको? क्यों पहले नहीं मिला? आज ही क्यों मिला? किसी को सक्सेस मिली, किसी को नहीं मिली, वो हर एक चीज़ डिसाइडेड है, डिटरमाइन ऑलरेडी करके ईश्वर ने रखा हुआ है आपके लिए हर एक चीज़। फ्री विल वहाँ आ जाती है व्हेन यू आर कमिंग टू समवन टू आस्क कि मेरे साथ लाइफ में, अब जैसे मैं प्रेडिक्शन जब जब भी किसी को देती हूँ, मैं मेरा एक सिस्टम है, मैं किसी को ये नहीं बोलती तुम इतने पैसे खर्च करो, इतने पैसे खर्च करो, ये खरीदो, वो खरीदो, ऐसा करो, वैसा करो, नहीं। आई ऑलवेज ट्राई टू पुट अ पर्सन ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ। स्पिरिचुअल पाथ एक ऐसा पाथ है वेयर यू कैन यूज़ योर फ्री विल, और यहाँ भी डेस्टिनी का रोल आ जाता है, लेकिन यहाँ डेस्टिनी के साथ साथ फ्री विल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया आप इतना मंत्र जाप करो, आप इतनी मालाओं का जाप करो, आप यहाँ मंदिर जाओ, आप अपने जिस दिन चंद्र का गोचर इस पर्टिकुलर नक्षत्र में हो आपको इस मंत्र को चैंट करना है, आपने पूरी उसको लाइफ का एक सिस्टम बना के दे दिया। इफ यू वांट इन योर लाइफ टू बी गिल्ट फ्री, आपको गिल्ट फ्री होना है, आपने ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम कर दिया जिसका आपको गिल्ट खा रहा है, उस चीज़ के लिए आपको किस तरीके से उससे निकल के आना है, आपको अपने कर्मास को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें एनर्जीज हैं, इनको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, आपको अपने डे टू डे लाइफ में सपोर्ट के लिए क्या चाहिए, आपको किसी चीज़ में सिद्धि प्राप्त करनी है तो आपको कौन सा नक्षत्र में जब ट्रांजिट होना चाहिए उस पर्टिकुलर ग्रह का, तो आप ये चीज़ जब आप उनकी कुंडली से देख करके और आप उनको मंत्रा बताओगे, तो आप उनको उनकी लाइफ का एक पाथ दे रहे हो। अब उस पाथ पर वो इंसान चल रहा है या नहीं चल रहा है, या आलस करके चादर ओढ़ के मज़े से सो रहा है, वो फ्री विल है। वहाँ इंसान फ्री विल यूज़ करता है जहाँ उसकी डेस्टिनी को वापस से रीशेप करने का कुदरत मौका दे रही है। अगर वो अपनी डेस्टिनी को रीशेप करने के लिए तैयार है, या उसको
उस अपॉर्चुनिटी को नहीं यूज़ कर रहा है, वहाँ फ्री विल इंसान की काम करे कि आपको रास्ता तो मिल गया, अब आपको ये काम करना है या नहीं करना, वहाँ फ्री विल है। आप सुबह उठ के मंदिर जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, या आलस में बस एसी बंद कर दिया और मज़े से सो गए कि अब मैं 1 घंटे के बाद उठूँगा, अभी मैं थोड़ा 1 घंटे और सोता हूँ, या फिर आप उठ कर के आलस छोड़ के आप सीधे मंदिर पहुँचे सुबह, वो आपकी फ्री विल है। फ्री विल आपकी वहाँ काम करती है, अदरवाइज एवरीथिंग इज डेस्टिनाइड। अब जहाँ फ्री विल आ गई है, वहाँ आप अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपनी एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। और मैं आपको बोल रही हूँ, जो इंसान अपनी फ्री विल का इस्तेमाल कर लेता है मंत्र चैंटिंग में, फ्री विल एक ही जगह यूज हो सकती है, ईश्वर की आराधना के लिए, प्रेयर के लिए, मंत्र चैंटिंग्स के लिए, आपकी खुद की मन की शुद्धि के लिए, तभी आपके जीवन में चेंजेस आएंगे। आपकी डेस्टिनी में बहुत खराब खराब चीज़ें भी लिखी हुई हैं, आइदर ईश्वर आपको वो चीज़ें देखने की शक्ति या झेलने की शक्ति दे देगा, या उन चीज़ों को देखने का परसेप्शन बदलवा देगा। एक किसी इंसान की नौकरी चली गई, एक इंसान इतना दुखी कि उसने सुसाइड कर लिया, एक इंसान इतना दुखी वो डिप्रेशन में चला गया, एक इंसान कहता है कोई नहीं, होता है ऐसा, मैं देखता हूँ और क्या कर सकते हैं। वो बड़े कूल माइंड से और रिसर्च कर रहा है, एंड ही फाउंड कि जॉब वाज नॉट मेंट फॉर मी, मैं जॉब के लिए नहीं बना था, मुझे तो कुछ और करना है, एंड ही इज अर्निंग इन सीआर्स। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी इस एनर्जी को, ये जो जो परिस्थिति आई है, इस परिस्थिति से कैसे लड़ पाओगे। तो ये लड़ने की, कि आपको डिप्रेशन में जाना है, आपको अपने जीवन को ख़त्म करना है, यह जीवन को ट्रांसफॉर्म करके आगे बढ़ जाना है, वहाँ आपकी फ्री विल यूज़ होती है। फ्री विल सिर्फ और सिर्फ प्रेयर करने के लिए ईश्वर आपको वो फ्री विल के लिए वहाँ स्पेस देता है कि आप ईश्वर की आराधना करके, मंत्र चैंटिंग करके, अपनी बॉडी पे काम करके। मंत्र चैंटिंग क्या होती है, आप वो वाइब्रेशंस अपनी बॉडी में आप लेके आ रहे हो ना, उस अपने एनर्जी को चेंज करो, तो दैट इज़ द फ्री विल। तो वहाँ आप उसको यूटिलाइज करो और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और बाद बाकी के कहीं भी आपकी फ्री विल चलती ही नहीं है, कहीं भी काम नहीं करती। तो दिस इज़ अ बेसिक सिद्धांत ऑफ फ्री विल एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक भी कर सकते हैं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए यूज़फुल हो सकता है तो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो। जय मां काली।